हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम आपकी सेकेंड यूनिट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, आपकी एफएम की जो सेकेंड यूनिट है उसके हम कुछ टॉपिक इसमें कवर करेंगे। सारे टॉपिक हम नहीं कवर कर रहे हैं, कुछ करेंगे और कुछ हम अगले पार्ट में करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग प्रोसेस को पूरा समझेंगे और हम इसमें कैलकुलेट करेंगे हाउ टू फाइंड द कैश फ्लो एस्टिमेशन, कि जो कैश फ्लो होता है उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा एक वीडियो में टॉपिक इसलिए नहीं आपको करा रही हूँ ताकि आप जो टॉपिक है वो कम से कम रिटेन कर सको। ज़्यादा पढ़ा दूंगी तो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए वीडियो छोटी है बट टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। देखो, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में हमारा पहला होता है इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफिकेशन। चलो पहले इससे पहले ये समझ लेते हैं कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। देखो, कैपिटल बजटिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है, दैट इज कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। दैट इज कैपिटल बजटिंग। जैसे कि आपने कोई नई मशीनरी परचेस की, तो ऐसा तो है नहीं कि मशीनरी आपको सिर्फ 1 साल के लिए काम आएगी, नहीं, अगले 5 से 6 साल तक आप उस मशीनरी को यूज़ करोगे। तो इट इज़ कैपिटल बजटिंग। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो जो कि लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारा कहलाता है कैपिटल बजटिंग। आई होप तुम्हें मीनिंग तो समझ आ गया होगा। अब समझते हैं प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि हम नई मशीनरी परचेस कर सकते हैं, या फिर हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर सकते हैं, या नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। ठीक है, ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हमने आइडेंटिफाई कर ली है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ ले देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू ऑटोमेटेड मशीन, ताकि वो अपनी लेबर कॉस्ट कम कर सके। तो ये क्या है, उसने इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफिकेशन कर लिया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग में क्या होता है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमने अभी आइडेंटिफाई करे हैं, ऊपर वाले स्टेप में जितने भी प्रपोजल आइडेंटिफाई करें, हम उनको स्क्रीन करते हैं। मतलब चेक करते हैं कि क्या वो फर्म की स्ट्रैटेजिक गोल से मैच कर रहे हैं या नहीं, मतलब लॉन्ग टाइम में बेनिफिट देंगे या नहीं, लॉन्ग टाइम बेनिफिट होगा या नहीं, ये देखते हैं हम। उसके बाद लीगल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स सारे मैच कर रहे हैं या नहीं, वो सब देखते हैं। और ये देखते हैं कि कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, मान लो अब तुम्हारे पास है तो सिर्फ 1 करोड़ रुपए, और तुमने जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी है वो देख ली है 10 करोड़ की, तो क्या ये फीजिबल है? नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि क्या वो कंपनी के रिसोर्सेज से मैच कर रहा है, जितने हमारे पास पैसे हैं उस हिसाब से आ रहा है, उतने बजट में आ रहा है, वो सब हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। देखो, कंपनी इंश्योर दैट अ न्यू मशीन सपोर्ट इट्स गोल ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इज अफोर्डेबल। अफोर्डेबल क्यों? बजट में आना चाहिए, विद इन दिस ईयर कैपिटल बजट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इवोल्यूशन ऑफ प्रपोजल। अब हमारा जो प्रपोजल है, अब हमने एक प्रपोजल देख लिया होगा, अब हम उसे ना इवोल्यूट करेंगे कि क्या वो बेनिफिट है या नहीं है। और ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। यहाँ पे हम कॉस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट को देखते हैं कि हर एक प्रपोजल से हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा और फ्यूचर में कितना बेनिफिट हमें मिलेगा, हम ये देखते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। ये सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आप आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे पे बैक पीरियड देखते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड देखते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक देखते हैं, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 5 लाख है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हर साल उस पर 1,05,000 का जो अमाउंट है वो लेबर कॉस्ट हर बार सेव करेंगे इस मशीन को लगाने से। अब फर्म क्या करेगा, NPR, IR, जो क्या करेगा, जो भी टेक्निक्स हमने ये यहाँ पे पढ़ी है इन्हें लगा के ये चेक करेगा कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। मतलब कि क्या जो मेरी कॉस्ट है वो मेरी कॉस्ट कम होनी चाहिए मेरे रेवेन्यू से, मेरा रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए और मेरी कॉस्ट कम होनी चाहिए। क्या ये चीज़ हो रही है तभी तो प्रॉफिटेबल है, अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो प्रॉफिटेबल नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सेलेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट। अब जब हमने इवोल्यूशन कर ही लिया है, ऊपर वाले
पॉइंट में हमने इवोल्यूशन कर लिया। अब हम देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करना है जो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो, जो हमारे रिस्क टॉलरेंस से अलाइन कर रहा हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो तुम्हें पता है रिटर्न के साथ रिस्क तो आता ही है, रिस्क एंड रिटर्न साथ में चलते हैं, ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता ही दिया था। तो क्या वो रिस्क मतलब जो रिटर्न आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो रिस्क आ रहा है क्या वो उतना है जितना कंपनी झेल पाए? ऐसा ना हो कि कंपनी का दिवालिया हो जाए, ठीक है। और क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर दें? तो ये सब देख के हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आता है फिफ्थ स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो भी हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है फिर उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने एसेट परचेस करना शुरू कर दिया, या फिर हमने क्या किया, इंस्टॉल कर दी हमारी जो भी मशीनरी वगैरह, उसे टेस्ट किया, फिर ट्रेन किया स्टाफ को। अब कोई नई एसेट आ रही है या मान लो नई मशीनरी आ रही है, तो हमारा जो स्टाफ है वो उस मशीनरी को यूज़ करना थोड़ी जानता है, यूज़ करना नहीं जानता, तो उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। देन हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, तो ये है इम्प्लीमेंट कर देना उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। फिर 6th पॉइंट आता है परफॉर्मेंस रिव्यू। मतलब इम्प्लीमेंट के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट सेम है या ज़्यादा है। मतलब हमने सोचा था कि हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी इस मशीनरी को चलाने से वो 10 लाख आएगी, तो क्या हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी क्या 10 लाख आई है? तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमने जो प्रॉफिट एस्टिमेट किया था कि हमें मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ये हमने सोच रखा था, एस्टिमेट किया था, तो क्या 1 करोड़ का हुआ है एक्चुअल में या नहीं, ठीक है। फिर हम एक्चुअल रिटर्न वर्सेस एक्सपेक्टेड रिटर्न भी देखते हैं, और फिर अगर कोई वेरिएशन है तो उसका रीज़न भी देखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ये समझने पे कि ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारा जो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि शॉर्ट टर्म डिसीजन है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, बहुत सारा अमाउंट इसमें हमारा लगता है। तो अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो हमारा ये सारा पैसा डूब जाएगा, सारा पैसा गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है बिकॉज इट इज़ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसके अलावा हमारी जो कैपिटल है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड कैपिटल है, उसको एफिशिएंटली यूज़ करना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम ढंग से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, और ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी इनकरेज करता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है कैश फ्लो एस्टिमेशन। अब पहले ये समझते हैं कि कैश फ्लो एस्टिमेशन क्या होता है। कैश फ्लो एस्टिमेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कितना हमारा कैश आएगा और कितना जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया, मान लो हमने कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, उससे हमारा कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, उस चीज़ को हम एस्टिमेट करके रख लेते हैं, ठीक है। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, पूरी लाइफ में, मतलब प्रोजेक्ट जब तक वो चलेगा तो पूरे टाइम पे कितना पैसा वो हमें देगा और कितना जाएगा। अब ये क्या है, देखो ये है कि जो पैसा हमारा आएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा रेवेन्यू, और जो पैसा जाएगा वो होगा कॉस्ट। तो बेसिकली हम इससे ये पता कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, वो भी कैश में, कि कैश में हमारा कितना प्रॉफिट हो जाएगा, हम ये समझने की इससे कोशिश करते हैं, ठीक है। कि हमें हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने की क्या ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली ठीक है या नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि हम एक प्रोजेक्ट तो भाई ऊपर ऊपर से अच्छा लग रहा हो, बाद में पता चले कि लॉस हो जाए, और इसीलिए हम डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं और कैश फ्लो को देखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कैश फ्लो, कौन कौन से कैश फ्लो हम कंसिडर करते हैं कैपिटल बजटिंग कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो आपने लगाया, जैसे कि आपने एक मशीनरी खरीदी, एक मशीन खरीदी, वो मशीन 1 लाख की थी, तो ये पैसा तो आपकी जेब से गया होगा, इनिशियली आपने ये इन्वेस्ट करा होगा। एक बार मशीन लग जाएगी तभी तो कोई प्रॉफिट, तभी तो कोई आपका रेवेन्यू आएगा। तो दिस इज इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की जो कॉस्ट है वो, इसके साथ साथ इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, वर्किंग कैपिटल, ये सारी जो कॉस्ट है वो भी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ही आती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि हमने 10 लाख रुपीज़ स्पेंड करे बाय करने में और सेटिंग अप करने में न्यू इक्विपमेंट, तो ये क्या है हमारा, ये हमारी इनिशियल कॉस्ट है, जो हमारी इनिशियल कॉस्ट लगी है। तो ये क्या है, ये अमाउंट वो है जो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है, क्योंकि हमने ये पे किया होगा ना, तभी तो हमने मशीनरी परचेस की होगी और लगाई होगी, तो ये कैश आउटफ्लो है।
अब नेक्स्ट कैश आता है हमारा कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, ये वो इनफ्लो है जो प्रोजेक्ट के लाइफ टाइम ऑपरेशन करने से जो भी पैसा जनरेट होता है वो हमारा होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो या कैश इनफ्लो। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो हमारा जो भी अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, आई होप आप सबको पता होगा कि अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे निकलता है। अगर नहीं पता हो तो आगे क्वेश्चन करेंगे तब भी हम देख लेंगे, ठीक है, या मैं हाँ बता देती हूँ। देखो सबसे पहले हमारा रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू में से हम अपनी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करते हैं, या ये समझ लो एक्सपेंसेस ना लिख के मैं इसे और डिटेल में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारा रेवेन्यू होता है, उसमें से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होता है हमारा, फिर उससे ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होती हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और उससे हमारा लास्ट में जाके यहाँ पे आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, इसमें हम डेप्रीसिएशन ऐड करते हैं और फिर टैक्स माइनस करते हैं। इससे हमें क्या ये करने से हमें क्या मिलता है, ऐसा करने से हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिल जाता है। अब देखो मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है आपके समझने के लिए। मान लो एनुअल सेविंग या जो हमारी रेवेन्यू है मशीनरी की वजह से हर साल हमें इतने का फ़ायदा हो रहा है, ये हमारी एनुअल सेविंग है, तो दिस इज आवर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। अब तीसरे तरीके का जो कैश हम कंसिडर करते हैं वो होता है टर्मिनल कैश फ्लो। देखो मान लो हमने ये जो मशीन परचेस की थी, इसकी लाइफ थी 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के बाद अब हम इसे बेचेंगे, है ना, बेचेंगे तो अब इसकी स्क्रैप हो गई, तो हो सकता है स्क्रैप वैल्यू हो कुछ, तो जब बेचने के बाद जो पैसा मिलता है, या फिर वर्किंग कैपिटल मान लो हमने कुछ लगाई होगी शुरुआत में, तो वर्किंग कैपिटल भी हमारी एज इट इज़ वापस आ जाती है। तो ये स्क्रैप वैल्यू और ये जो वर्किंग कैपिटल हमें लास्ट में मिलता है, यही हमारा टर्मिनल ईयर कैश फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि 1 लाख रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ओके, देखो अब तक मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझा दिया है। अब तक हमने क्या पढ़ा ये देख लो। हमने अब तक पढ़ा कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या होता है, वो हमने समझ लिया कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कैसे होता है, पूरा समझ लिया। इसके अलावा हमने अब तक ये समझा कि जो कैश फ्लो होता है हमारा, जो कैश फ्लो हम एस्टिमेट करते हैं, उसमें हम कौन कौन से कैश लेते हैं। तो 3 तरीके के कैश हमने पढ़ लिए। एक जो हमारा आउटफ्लो होता है सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है, दूसरा हमारा जो एनुअली हमारे पास कैश आता है, और तीसरा हमारा जो टर्मिनल पे आता है, ये हमने यहाँ पढ़ लिया। अब मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स कराने वाली हूँ कैश फ्लो एस्टिमेशन के, ठीक है। ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल कह लो तो मैंने, या फिर नोट पॉइंट कह लो, जो आपको याद रखने कैलकुलेशन के टाइम पे, वो मैंने एज अ प्रिंसिपल मैं यहाँ लेके आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कंसिडरिंग कैश फ्लो डायरेक्ट और इंक्रीमेंटल। सिर्फ हमें वो कैश फ्लो लेने हैं जो प्रोजेक्ट की वजह से हुए हैं, इन्हें कहते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक नई मशीन है, हमने वो ली और उसकी वजह से जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो 30,000 एनुअली कम हो गई, ठीक है। ये जो सेविंग है ये हमारी इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो है, और हम इसे ही लेंगे जब हम लेंगे ना कैश इनफ्लो। जब हम कैश इनफ्लोज लेंगे, जो अभी हमने पढ़ा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, जो दूसरा वाला पॉइंट था हमारा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, वो ये 30,000 होगा, क्योंकि हमारा जो इफेक्ट पड़ा है वो सिर्फ इस लेबर कॉस्ट पे पड़ा है 30,000 की, तो हम सिर्फ इसे कंसीडर करेंगे। जो फिक्स्ड कॉस्ट है जिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा प्रोजेक्ट का, उसे हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, उसे हम लेंगे ही नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट से हमें मतलब ही नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा एडजस्टमेंट, हमें डेप्रीसिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, और जितने भी नॉन कैश आइटम है उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन ये टैक्सेबल इनकम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो कैश आउटफ्लो होता है इन फॉर्म ऑफ टैक्स वो अफेक्ट करता है। तो अब हम इसे ना एडजस्ट करेंगे कैसे। मान लो एक मशीन थी हमारी 4 लाख की, उस पर डेप्रीसिएशन लगा 80,000 का। तो टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी मशीनरी में से डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे, और फिर हम यहाँ पे इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है असर्टेन द टैक्स इम्पैक्ट ऑन अ सैल्वेज वैल्यू। देखो आप सबको पता होगा सैल्वेज वैल्यू क्या होती है। सैल्वेज वैल्यू वो होती है जो लास्ट में हमारी मशीन हमने जो परचेस की थी, जब लास्ट में एट द एंड ईयर हम उसे बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो जो हमें वैल्यू मिलती है ना, दैट इज सैल्वेज वैल्यू, उसे बेचने से, ठीक है। तो क्या है कि अगर एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में हमने एसेट बेची और हमारा जो सेल प्राइस है और बुक वैल्यू है, मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू हमारी बुक में लिखी हुई है
एक्चुअल वैल्यू बुक में लिखी हुई है वो और सेल्स प्राइस जितना हमें पैसा उसे बेच के मिला वो इक्वल नहीं है, तो उस केस में या तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा या फिर गेन हुआ होगा। देखो इसे ऐसे समझो, मान लो डेप्रीसिएशन लगाने के बाद मैंने निकाला कि मेरी जो मशीन थी उसकी सैल्वेज वैल्यू थी 50,000 रुपये, ठीक है। लेकिन जब मैं उसे मार्केट में बेचने गई तो मान लो कि वो 40,000 की ही बिक रही है, तो मेरे को कितना 10,000 का मुझे लॉस हो गया, मुझे 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है। या फिर मान लो अगर ये 40,000 की मेरी 50,000 की जो वैल्यू थी वो 60,000 की बिक रही है, तो अब मुझे 10,000 का क्या हुआ, गेन हुआ। तो ये यही बात कह रहा है कि अगर हमारी सेल्स वैल्यू बुक वैल्यू इक्वल नहीं है तो या तो हमें गेन होगा या फिर लॉस होगा। और ये जो भी गेन या लॉस है ये टैक्सेबल है। कैसे, देखो अगर हमारे पास लॉस होता है तो 10,000 पे हमारा जो टैक्स लगेगा वो मतलब बच जाएगा बिकॉज हमारे पास लॉस हुआ है। लेकिन अगर हमें गेन होता है, अगर हमें गेन होता है तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। देखो इसे एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, इफ द सैल्वेज वैल्यू इज 50,000 और जो बुक वैल्यू है वो 0 है, बुक वैल्यू 0 है लेकिन सैल्वेज वैल्यू 50,000 है, ओके। देन 50,000 इज अ कैपिटल गेन, क्योंकि हम बेच के हमें 50,000 का गेन हो रहा है तो ये कैपिटल गेन हो गया हमारा, और इस पे अब हम टैक्स लगाएंगे और ये जो टैक्स है ये हमारा कैश इनफ्लो से सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो मैंने अगर अपनी मशीनरी बेची तो मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन मान लो कि 50,000 पे मेरा 10% का टैक्स लग गया, तो मैं यहाँ पे 50,000 पे 10% का टैक्स मतलब 5,000 माइनस करूँगी और मेरे पास जो कैश इनफ्लो आएगा वो 45,000 का रिकॉर्ड होगा, ना कि 50,000 का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोर द संक कोस्ट। सबसे पहले समझो संक कोस्ट क्या होती है। संक कोस्ट होती है वो पास्ट कोस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो गई है, अब ना तो वो रिकवर करी जा सकती है ना ही उसे कहीं फिर से इन्वेस्ट किया जा सकता है, और इसी वजह से ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे कोई फर्क नहीं करती। इसे ऐसे समझो, देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो तुमने एक ज़मीन खरीदी, एक लैंड थी जो तुमने बहुत पहले खरीद ली, मान लो 25 साल पहले तुमने वो ज़मीन खरीद ली, ठीक है। अब वो लैंड खाली पड़ी थी, तो अब अगर तुम इस पे घर बनाते हो या फिर मान लो तुमने इस लैंड पे फैक्ट्री बना ली, तो अब हम जो कॉस्ट लेंगे ना, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो हम इस फैक्ट्री की वैल्यू को लेंगे, बस इस लैंड की वैल्यू को नहीं लेंगे, क्योंकि लैंड तो हमने ऑलरेडी 25 साल पहले खरीद लिया था, लैंड या तो ऐसी पड़ा था, अब इससे हमारी इन्वेस्टमेंट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बिकॉज इट इज़ पास्ट कॉस्ट। तो लैंड की जो वैल्यू है उस टाइम पे वो हमारी संक कॉस्ट होगी। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 20,000 हमने फिजिबिलिटी स्टडी पे खर्च कर दिए प्रोजेक्ट अप्रूव होने से पहले। अब ये जो कॉस्ट है वो हमारी कैश फ्लो एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं होगी बिकॉज इट इज संक कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुमने पहले 11th 12th में ये पढ़ा होगा कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बता देती हूँ। जब आपके पास दो सच चीज़ होती है ना, यू हैव एन अल्टरनेटिव, एक ये, मान लो आपके पास जो थे वो 10 रुपये थे और 10 रुपये में से तो या तो आप 5 रुपये की चॉकलेट खरीद सकते थे या फिर आप 5 रुपये का कुरकुरा खरीद सकते थे। तो अगर आपने 5 रुपये की चॉकलेट खरीदी तो ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो 5 रुपये का कुरकुरा होगा। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बेनिफिट फॉरगॉन फ्रॉम यूजिंग अ रिसोर्सेज इन वन प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ अनदर। मतलब जब आप रिसोर्सेज एक प्रोजेक्ट में यूज कर लेते हो दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं करते, तो मान लो इस प्रोजेक्ट से आपको मिल रहे थे 50,000 रुपये और दूसरे प्रोजेक्ट से आपको मिल रहे थे 40,000 रुपये, तो आप अच्छा चूज करोगे ना, तो आपने 50,000 रुपये चूज कर लिए, लेकिन ये जो 40,000 रुपये आपने चूज नहीं किए, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना तो उसको भी आपको कैश फ्लो एस्टिमेशन में इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट इंक्लूजन प्रिंसिपल। देखो अगर आपने कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मान लो मशीनरी खरीदनी थी आपको, ठीक है, मशीन खरीदने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये जो इंटरेस्ट है ये आप कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। इसको कैश फ्लो एस्टिमेशन में यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट कैश फ्लो कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते, ठीक है। देन सेवेंथ पॉइंट इज इनकॉर्पोरेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट लगाया है नया जिसकी वजह से आपको इन्वेंट्री या रिसीवेबल में इंक्रीमेंट हुआ है, तो इन्वेंट्री रिसीवेबल क्या है, आपकी वर्किंग कैपिटल ही है। आई होप ये तो आपको पता ही होगा। तो इनडायरेक्टली आपका वर्किंग कैपिटल में, या डायरेक्टली कह लो कि डायरेक्टली आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है
ये भले आपको एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वापस मिल जाएगा, आप इसे ऐड बैक कर दोगे, बट ये कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है वर्किंग कैपिटल। जब इनिशियली आप इसे इन्वेस्ट करते हो ना, तो इनिशियल कैश आउटफ्लो में आप इसे माइनस करके दिखाते हो। फिर नेक्स्ट आता है इंक्लूडेड डायरेक्ट लिंकेज साइड इफेक्ट। अगर आपके प्रोजेक्ट से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी और बिजनेस पे, अब मतलब हमारे ही किसी बिजनेस के दूसरे पार्ट पे, तो हमें उसे कैश फ्लो में लेना पड़ेगा। देखो एग्जांपल से समझो, मान लो आपने एक नया प्रोडक्ट लिया और उसकी वजह से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हो गई, तो ये एक पॉजिटिव लिंकेज है, तो आप इसे कंसिडर करोगे कैश फ्लो में। अगर रिड्यूस हो गई, जो कि एक नेगेटिव लिंकेज है, उसे भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कैश फ्लो एस्टिमेशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकॉर्पोरेटेड एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। देखो फ्यूचर कैश फ्लो में अगर जो भी इन्फ्लेशन है, देखो आप आज जो पैसा है, इन्फ्लेशन समझते हो कि आज जो पैसे की वैल्यू है वो कल के दिन को उतनी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर तुमने पहला नहीं पढ़ा है ना, पहली वीडियो नहीं देखी, तो जाके देख लो, इन्फ्लेशन वगैरह सब उसमें अच्छे से समझाया। तो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है, वो इम्पैक्ट है, वो भी हमें अपने कैश फ्लो में शो करना पड़ता है, ठीक है। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। जो भी तुमने थ्योरी अभी तक पढ़ी है वो सब चाहे पीछे वीडियो को जाके दोबारा एक बार देख लो। अब हम सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उसके वो यहाँ लगाने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना। सबसे पहले है कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट जो है वो 15 लाख है, उसकी जो लाइफ है मशीनरी की वो 6 ईयर है, स्क्रैप वैल्यू जो है हमारी वो 3 लाख है, और एनुअल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स वो 2,25,000 है। मतलब हर साल हमें जो प्रॉफिट हो रहा है इस मशीनरी की वजह से, जो हर साल हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 2,25,000 है, और ये बिफोर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन से पहले। टैक्स रेट हमें 40% दे रखा है, और यहाँ पे बता रखा है कि डेप्रिसिएशन, देखो यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, स्पेसिफाइड नहीं कर रखा कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, बट आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी दे रखा है, लाइफ दे रखी है, और स्क्रैप वैल्यू दे रखा है। ये तीन चीज़ देख के हमें क्या याद आता है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करना शुरू। तो देखो हमारे पास जो कॉस्ट थी मशीनरी की वो कितनी थी, 15 लाख की हमारे पास कॉस्ट थी मशीनरी की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो उसकी लाइफ थी मशीनरी की वो कितने टाइम की थी, 6 ईयर की हमारे पास मशीनरी की लाइफ थी। इसके अलावा जो हमारी सैल्वेज वैल्यू थी वो 3 लाख की थी, ठीक है। और हमारा जो एनुअल हमें प्रॉफिट हो रहा था बिफोर डेप्रिसिएशन एंड एवरीथिंग टैक्सेस, दैट इज 2,25,000, ओके। और हमारा जो टैक्स रेट था वो हमारा था 40%। ये हमारे पास डेटा दे रखा था। तो अब सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे ना, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन हम स्ट्रेट लाइन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन हमारी जो लाइफ है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, 15 लाख की, और हमारी सैल्वेज वैल्यू कितनी, 3 लाख की, और लाइफ हमारी 6 लाख की। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 2 लाख, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया 2 लाख। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हमारी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट होता है बिफोर डेप्रिसिएशन, उस पर हम टैक्स नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से डेप्रिसिएशन पहले माइनस करते हैं और फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी टैक्सेबल इनकम क्या होगी, जो हमारा प्रॉफिट आया 2,25,000, उसमें से हम माइनस करेंगे अपना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने अभी कैलकुलेट किया, इसे माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा 2 लाख, हमारा अमाउंट क्या आएगा 25,000 का, ये हमारी है टैक्सेबल इनकम। अब इस टैक्सेबल इनकम पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, अब हम इस टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट करेंगे हमारा टैक्स। हमारा टैक्स रेट क्या था, हमारा टैक्स रेट था 40%, ठीक है। टैक्सेबल इनकम हमारी आ गई, कितनी आई हमारी टैक्सेबल इनकम, अभी अभी तो निकाली, दैट इज 25,000। तो अब इस 25,000 पे अगर हम 40% का रेट लगाएं तो हमारा टैक्स आ जाएगा 10,000 का। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है, हमारी ये जो टैक्सेबल इनकम है
इसमें से टैक्स माइनस करके जो अमाउंट आएगा दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो 25,000 है ना, इसमें से ये 10,000 माइनस करेंगे और जो हमारा अमाउंट बचेगा 15,000 दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट क्या हम ये कैलकुलेट कर रहे थे? क्या हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे? बताओ, नहीं कर रहे थे ना। हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? हम तो कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे थे भाई, हम कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो नेट प्रॉफिट हमारा आफ्टर टैक्स आया ना, इसके अंदर हम डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारा कैश फ्लो आ जाएगा। अब डेप्रीसिएशन क्यों ऐड किया ये समझो। देखो, डेप्रीसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है डेप्रीसिएशन हमारा, इसीलिए हम इसे ऐड कर देते हैं। क्योंकि डेप्रीसिएशन अगर हम चार्ज करते हैं तो हमारी जेब से पैसा थोड़ी जाता है, तो हम इसे वापस ऐड करते हैं। तो अब हमारा अमाउंट कितना बचा था? 15,000। अब इसमें हम डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे जो कि हमारा 2 लाख का था, तो हमारा अमाउंट आ गया 2,15,000। अभी कौन सा अमाउंट आया? ये हमारा एनुअल कैश फ्लो आया है। जो हमारा एनुअल कैश फ्लो था ना, वो हमने एस्टिमेट कर लिया। बट मैंने आपको बताया था कि हमने 3 तरह के कैश एस्टिमेट करने होते हैं, 3 तरह के। पहला वाला हमारा कैश कौन सा होता है? हमारा इनिशियल, ठीक है, जो ऑलरेडी हमें 15 लाख दे रखा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है एनुअल। एनुअल हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 2,15,000, यही तो आया ना। और तीसरा हमारा कैश फ्लो कौन सा होता है? टर्मिनल। तो अब हमने टर्मिनल कैलकुलेट करना है। तो अब हम टर्मिनल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? अब हम टर्मिनल कैलकुलेट करने के लिए अपनी वैल्यूज लिखेंगे। देखो, टर्मिनल कैश के अंदर क्या क्या आना था? टर्मिनल कैश के अंदर हमारा सैल्वेज वैल्यू आना था, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो एडजस्टमेंट करनी थी, और हमारी वर्किंग कैपिटल आनी थी। तो क्या इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल है? नहीं है। लेकिन क्या सैल्वेज वैल्यू है? हाँ, सैल्वेज वैल्यू है। कितने की है? हमारी सैल्वेज वैल्यू दे रखी है 3 लाख की। और हमारी जो बुक वैल्यू है, क्या कोई बुक वैल्यू है? बुक वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा पूरा डेप्रिसिएशन लग गया और बुक वैल्यू हमारी 0 हो गई। तो बुक वैल्यू इज 0। अब जब हम अपनी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अमाउंट निकालेंगे, तो हमें प्रॉफिट आएगा। कितने का प्रॉफिट आएगा? देखो, हमारी जो मशीनरी बिक रही है वो 3 लाख की बिक रही है, लेकिन हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या है? 0। तो हमें टोटल 3 लाख का ही प्रॉफिट हो गया ना। तो हमारा प्रॉफिट हो गया जी 3 लाख का, 3 लाख का हमारा प्रॉफिट हो गया। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पे भी हमें टैक्स पे करना होता है, प्रॉफिट पे भी हमें टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा 3 लाख का प्रॉफिट आया है, इस पे हम टैक्स पे करेंगे। कितना? 40% का हमारा इस पे टैक्स लगेगा। 3 लाख पे 40% का टैक्स लगेगा, कितना आएगा? 1,20,000। तो अब हमारे पास जो टर्मिनल कैश इनफ्लो हुआ, टर्मिनल कैश इनफ्लो, वो कितना हुआ? 3 लाख माइनस हमारा ये जो टैक्स लग गया वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 1,80,000 का अमाउंट आया, ठीक है। अब देखो, अब हमने सारा अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। अब हम निकालेंगे कि क्या हमें कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो हम क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हमें ये पता चले कि हमें इन द एंड प्रॉफिट हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट से या लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो कैश आउटफ्लो है वो देख लेते हैं। कैश आउटफ्लो, हमारे पास कैश आउटफ्लो कितना है? 15 लाख का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एनुअल कैश इनफ्लो फॉर 1 to 5 ईयर्स। देखो, 1 to 5 ईयर क्यों? लाइफ तो मैम 6 ईयर्स की थी। हाँ, लाइफ 6 ईयर्स की थी, लेकिन 1 से 5 साल तक तो हमें सेम ही अमाउंट मिला होगा। लेकिन लास्ट के ईयर में तो हमारा सैल्वेज वैल्यू भी रहा होगा ना, जो हमने 1,80,000 निकाला है। तो 1 से 5 साल तक का अमाउंट तो सेम है। कितना है? दैट इज 2,15,000, ठीक है, इंटू 5, क्योंकि 5 साल का है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेट करो। 10,75,000। और जो हमारा 6th ईयर था उसका अमाउंट कितना हो जाएगा मैम? उसका अमाउंट होगा 2,15,000 प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें? हमारी जो सैल्वेज वैल्यू थी 1,80,000, ठीक है।
तो ये हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,95,000। ये अमाउंट था हमारा 6th ईयर का, और 1,07,500 ये था हमारा 5 साल का, मतलब 1 to 5 ईयर्स। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू आई 14,70,000, मतलब 14,70,000 हमारे पास टोटल कैश फ्लो हो रहा है। ये टोटल कैश इनफ्लो है, ये इनफ्लो है जो हमारे पास आएगा। लेकिन आउटफ्लो कितना था, आउटफ्लो भी तो था ना। मशीनरी कितने की थी, 15 लाख की मशीनरी थी गाइस, 15 लाख की। हमारे पास जो कैश इनफ्लो आ रहा है वो इतने का है, लेकिन जा कितने का रहा है, 15 लाख का हमारा अमाउंट जा रहा है। तो अब बताओ, इतना पैसा आ रहा है और इतना जा रहा है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, खुद बताओ। अब ऑफकोर्स हमारे पास कितना हुआ, लॉस हो गया। हमें इस इन्वेस्टमेंट में घाटा ही होगा 30,000 का। तो क्या अब हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आई होप इस क्वेश्चन से तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गए होंगे कि कैसे हम कैश फ्लो एस्टिमेट्स करते हैं। देखो, मैंने ये काफ़ी क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिया था कि आपको सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करा दूं, बट आप जो है क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर हो। तो अब तक हमने पूरा कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब तक हमने कैपिटल बजटिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है डिटेल में। हमने कैश फ्लो एस्टिमेशन पूरा कर लिया है कि किस तरीके से हम कैश फ्लो एस्टिमेट करते हैं, और हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम अगली क्लासेस में क्या करने वाले हैं, तो हम अगली क्लासेस में अब कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स करने वाले हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में बहुत सारी टेक्निक्स दे रखी है, एनपीवी, आईआरआर और बहुत सारी, ये सारी टेक्निक्स अब हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। और आपके जितने भी और सब्जेक्ट है उनकी वीडियोस भी आती रहेगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, ये जो नोट्स है अगर आपको ये चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।